नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो आज का अपना सेशन है उसको स्टार्ट कर सकें। ठीक है, 2-3 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी। आपकी जो ई बुक है उसको मैं तैयार कर रहा था, तो ई बुक है वो लगभग तैयार हो चुकी है। ठीक है, देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन है कि धातुओं के पाइपों में दरार का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दीजिए जवाब। धातुओं के पाइपों में दरार का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे या अवरक्त तरंगे या एक्स तरंगे या फिर दृश्य तरंगे? बताइए। पराश्रव्य तरंगे या फिर अवरक्त तरंगे या फिर दृश्य एक्स किरणें या दृश्य विकिरण? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग जो है वो धातुओं की दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, एल कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है वो भरे जा सकते हैं? बताइए भाई, एल कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? दीजिए जवाब। एल कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 8, 16, 9 या 15? दीजिए जवाब। एल कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? ठीक है, देखिए, यदि अपन एक परमाणु की बात करें तो उसका सबसे पहला कक्षक होता है के और दूसरा कक्षक होता है एल। ठीक है, और बोर और बरी के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के और कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, तो यहाँ एल का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब हो गया 2, इसका मतलब एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ कोश। ठीक है, तो एल कितने नंबर कोश है? 2 नंबर कोश है, तो ये हो जाएगा 2 × 2⁻², तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होगा? बताइए भाई। जो प्रतिबिंब है वो एक आभासी हो और सीधा हो, ठीक है, उसके लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होगा? दीजिए जवाब। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, समान होगा या कोई नहीं होगा? दीजिए जवाब। ठीक है, देखिए, हम जानते हैं कि दर्पण की एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, और अपन जानते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है और नीचे की दूरी जो होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब आपसे अगले ने क्या पूछा है? सीधा प्रतिबिंब। सीधा प्रतिबिंब का मतलब ये हो गया कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो ऊपर की ओर की सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं? दीजिए जवाब भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे धातु ऑक्साइड है, पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक तो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और एक होता है लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये जो होते हैं वो होते हैं ऐसे धातु ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके उदासीन होते हैं। बताइए क्या बोलते हैं उनको? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एग्जाम्पल है वो भी आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? बताइए। बल जो है उसके द्वारा किया गया कार्य है वो धनात्मक कब होगा? जब विस्थापन बल की दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, या दोनों दिशाओं में समान हो, या बल नहीं लगता हो? बताइए भाई, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? ठीक है, दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब विस्थापन है वो बल की दिशा में हो, जब विस्थापन बल की दिशा में हो। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? दीजिए जवाब। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? यदि मैं बात करूं तो पिछली बार आरआरबी ग्रुप डी के अंदर सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। बहुत बार है वो, हर एक पारी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बताइए मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? +2 +3 +4 +5? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा +2। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। कई बार ये ऐसे इस प्रकार से भी आपको दिया गया है कि ये है वो किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2 8 2, तो ये भी किसका है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन
गलफड़ों व फेफड़ों के द्वारा होता है। बताइए भी किस वर्ग के प्राणियों के अंदर है वो श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा होता है? दीजिए जवाब। उभयचर, सरीसृप, पक्षी या फिर मत्स्य? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उभयचर। ठीक है, अपने को पता है कि मत्स्य के अंदर जो शोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, और सरीसृप में है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, विकसित फेफड़े पाए जाते हैं इसमें, और पक्षियों में भी विकसित फेफड़े पाए जाते हैं। लेकिन जो उभयचर होते हैं, ठीक है, उभयचर के अंदर आप याद रख सकते हो मेंढक जो होता है, ठीक है, मेंढक याद रख सकते हो आप, और आप इसके अंदर एक नाम और याद रख सकते हो सैलामेंडर। ठीक है, ये जो है उभयचर होते हैं और इनके अंदर श्वसन जो होता है वो गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, तत्व का गुणधर्म प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है, बताओ किसका नियम है? दीजिए जवाब। तत्व का गुणधर्म है प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है, किसका नियम है? न्यूलैंड का अष्टक नियम है, मेंडलीव की आवर्त सारणी है का नियम है, या फिर आवर्तध्वनिक आवर्त सारणी का नियम है, या डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत है? ठीक है, तो ये नियम किसका हो गया? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, अपने को पता है कि न्यूलैंड ने कहा था कि तत्व का जो गुणधर्म होता है वो प्रत्येक 8 तत्व के गुणधर्म के क्या होता है? समान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो किया गया कार्य क्या होगा? बताइए। यदि कोई वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो किया गया कार्य शून्य होगा, अनंत होगा, दोगुना होगा, या 4 गुना होगा? बताइए। यदि कोई वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, देखिए अपने को पता है कि कार्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, या आप कह सकते हो W बराबर Fs। ठीक है, अब अपन ये कह रहा है कि कार्य यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती है, यानी S बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, S बराबर 0 है तो W बराबर भी क्या होगा? 0 होगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवेग का SI मात्रक क्या होता है? संवेग का SI मात्रक क्या होता है? दीजिए जल्दी से जवाब। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, अपने को पता है संवेग को P से व्यक्त करते हैं, और P को हम लिख सकते हैं P बराबर mv, जहाँ m है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, और v होता है वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आपको याद रखना है, कोई बार क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि संवेग को किससे व्यक्त करते हैं? P से। P बराबर क्या होता है? mv, m का मात्रक किलोग्राम हो गया, v वेग का हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग घटने पर त्वरण होगा। बताइए। यदि कोई वस्तु है वो मान लो 18 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, अब इसका वेग है वो 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो बताओ इसका वेग क्या होगा? इसका त्वरण धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या अपरिवर्तित होगा, या कोई नहीं? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को याद रखना है, जब भी किसी वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये कई बार आता है, मंदन भी आता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को है वो मंदन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, जड़ पर लंबे बाल जैसी संरचना कहलाती है। बताइए, जो जड़ होती है उसके ऊपर लंबे बाल जैसी जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? बताइए। दीर्घरोम कहते हैं, मूलरोम कहते हैं, शिराविन्यास कहते हैं, मूल ग्रंथ कहते हैं? बताइए। जड़ पर लगे बाल जैसी संरचना क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल रोम। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? मूल रोम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, m किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु पर यदि F न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? दीजिए जवाब। m द्रव्यमान की वस्तु पर और यदि F न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण का मान क्या होगा? ठीक है, दीजिए जवाब। अपने पास एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma, बल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ठीक है, जहाँ F का मतलब बल हो गया, m का मतलब द्रव्यमान हो गया, a का मतलब हो गया त्वरण। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया त्वरण, तो F बराबर यदि ma होता है तो a बराबर हो जाएगा F बट्टे m। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी है, वो आपसे पूछा गया था, तो आपको याद रखना ये हो गया a बराबर F बट्टे m। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा a बराबर F बट्टे m। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, SI पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है? दीजिए जवाब। SI पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है? ठीक है, अभी अपने को पता है त्वरण। ठीक है,
त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय, ठीक है। या आप कह सकते हो वेग में परिवर्तन बट्टा समय, या वेग बट्टा क्या हो गया? समय हो गया, ठीक है। अब अपने को पता है कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। बताइए क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम भारिक, सम स्थानिक या सम न्यूट्रॉनिक? दीजिए जवाब। ऐसे तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? सम स्थानिक, सम भारिक, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सम स्थानिक। और आपको याद रखना है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है, वो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके है, तो वो है पोलोनियम के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। बताइए भाई लिटमस जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए। दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपने को पता है कि लिटमस क्या होता है? लिटमस होता है एक प्राकृतिक सूचक। लिटमस क्या होता है? कि प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस क्या होता है? कि प्राकृतिक सूचक होता है जो थेलोफाइटा समूह का एक पादप होता है जिसका नाम क्या होता है? लाइकेन, ठीक है। थेलोफाइटा समूह के एक पादप होता है जिसका नाम होता है लाइकेन, ठीक है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। और लिटमस कैसा होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है जो अम्ल को तो क्या कर देता है? अपन कह सकते हैं कि ये अम्ल को तो, नीले लिटमस को क्या कर देता है? अम्ल तो लाल कर देता है, ठीक है। और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, ठीक है। आगे यदि अपन बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं सेवाक, ठीक है। लाइकेन को हिंदी में बोलते हैं सेवाक। सेवाक का मतलब हो गया सेवाल प्लस कवक। ये किससे बना होता है? सेवाल और कवक से बना होता है। और यदि अपन बात करें तो ये N2 और H2O से होने वाले प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है कौन? लाइकेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? बताइए भाई तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? अपने को पता है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो है वो मरकरी है। तो बताइए अधातु कौन सी है? ठीक है, अधातु कौन सी है? तो आप कहोगे अधातु होती है ब्रोमीन, ठीक है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। और आयोडीन एकमात्र अधातु है जो क्या होती है? चमकीली होती है। अधातुएं चमकीली नहीं होती है लेकिन आयोडीन एकमात्र अधातु है जो क्या होती है? चमकीली होती है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? बताइए भाई। ये रटने वाला क्वेश्चन है, आपको सीधा सा रट लेना है। कई बार है वो एग्जाम के अंदर पूछे गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको करवा रहा हूँ ये ग्रुप डी 2018 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बताइए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 346 मीटर प्रति सेकंड। 346 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक क्या होता है? बताइए भाई गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक क्या होता है? ठीक है, अपने को पता है कि गुरुत्व नियतांक को जी से व्यक्त करते हैं जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। और ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? जी बराबर FD² बट्टे एम इंटू एम, ठीक है। अब अपने को पता है कि एफ का मतलब हो गया न्यूटन, ठीक है। और वर्ग मीटर यानी दूरी का जो मात्रक है वो हो गया वर्ग मीटर और नीचे वर्ग किलोग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन वर्ग प्रति किलोग्राम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन और एवं अमीनो अम्ल के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? बताइए पौधों में भोजन और अमीनो अम्ल के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? अपने को पता है कि जाइलम है वो पादप के अंदर जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है। जल व खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है, ठीक है। पेरेनकाइमा मृदुतक पादप के कोमल भागों में पाया जाता है। फलों के जो खाने योग्य भाग होते हैं वो पेरेनकाइमा के बने होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो होते हैं वो पादपों के अंदर भोजन व अमीनो अम्ल का परिवहन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? दीजिए जवाब।
हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? मेथिल एल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड व जल। बताइए भाई। हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो बताइए आप इनके जो दहन होता है तब इनसे क्या बनता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड व जल। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का जनन जो होता है वो जैव विविधता का कारण बनता है? दीजिए जवाब। किस प्रकार का जो जनन होता है वो जैव विविधता का कारण बनता है? कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या विखंडन? दीजिए जवाब। किस प्रकार का जो जनन होता है वो जैव विविधता का कारण बनता है? कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या विखंडन? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर दो जनक होते हैं और दोनों के लक्षण है वो एक पीढ़ी में जाते हैं, तो इससे नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और उत्तरोत्तर क्या उत्पन्न होती है? जैव विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड किस स्थिति में होता है? बताइए। मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड जो होता है वो किस स्थिति में होता है? ठीक है, हल्का होता है, भारी होता है या अपरिवर्तित होता है या भारहीनता होती है? बताइए भाई। ठीक है, ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि मुक्त रूप से जो पिंड गिर रहा है वो भारहीनता की स्थिति महसूस करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किया गया कार्य धनात्मक है तो निकाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए भाई। यदि धनात्मक कार्य किया जाता है तो निकाय की जो ऊर्जा होती है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या उपयुक्त में से कोई नहीं? दीजिए जवाब। यदि किया गया कार्य धनात्मक है तो निकाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, यदि किया गया कार्य धनात्मक होगा तभी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहण करने वाली मादा कोशिकाएं क्या कहलाती है? बताइए भाई। भ्रूण जो होता है उसके लिए भोजन संग्रहण करने वाली मादा कोशिकाएं कहलाती है। बताइए। अंडाणु, अंडवाहिनी, अंडाशय या अंडज? दीजिए जवाब। अंडाणु, अंडवाहिनी या अंडाशय या अंडज? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडज। अंडाणु आपको याद रखना है, मादा कोशिका जो अंडाणु होती है उसके अंदर भोजन का भंडार होता है। क्या होता है? भोजन का भंडार होता है, जिसकी वजह से शुक्राणु है वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ये कार है भाई, कार ये नहीं है। एक कार है वो 200 जूल ऊर्जा का तो उपयोग करती है और इसकी बैटरी के द्वारा 500 जूल ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो कार की दक्षता कितनी होगी? बताइए भी। दीजिए जवाब। एक कार जो है उसके द्वारा 200 जूल ऊर्जा कार्य ली जा रही है और 500 जूल है, 2000 जूल है वो ऊर्जा कार्य में ली जा रही है और उसके द्वारा बनाई जा रही है 500 जूल। तो बताइए कार की दक्षता क्या होगी? ठीक है, दीजिए जवाब जल्दी से। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन है वो आपको ग्रुप डी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जल्दी से दीजिए जवाब इसका। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अपन कहते हैं कि दक्षता ज्ञात करनी है तो उत्पादन बट्टा उपभोग इंटू 100। ठीक है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी और 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25। ठीक है, सही जवाब कितना हो जाएगा? 25। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो भाई। निम्न में से कौन सा अम्ल जो है वो हमारे पेट में उत्पन्न होता है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र। मैं आपकी सीधी बात करूं तो 2018 में ग्रुप डी के अंदर यदि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं तो स्थितिज ऊर्जा के ऊपर ही पूछे गए। बताइए आप, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है?
ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा mgh, जहाँ m है द्रव्यमान, g है गुरुत्व त्वरण जिसका मान होता है 10 और h होती है ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब और टोस्टर जो होते हैं वो आधारित होते हैं। बताइए भाई, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत टोस्टर है वो किसके ऊपर आधारित होते हैं? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के गुरुत्वीय प्रभाव पर, या विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर? दीजिए जवाब, दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। ठीक है, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब और विद्युत टोस्टर जो होते हैं वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ है वो क्या कहलाते हैं? बताइए। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अंदर जो है वो क्षैतिज स्तंभ है वो क्या कहलाते थे? ठीक है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ है वो क्या कहलाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवर्त। ठीक है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ क्या कहलाते? आवर्त कहलाते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी करवाए हैं, ये ग्रुप डी के अंदर 2018 के अंदर सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी के अंदर पूछे हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख को आपको है वो ई बुक मिल जाएगी। 25 तारीख को वो क्या हो जाएगी, आपको ई बुक मिल जाएगी जिसमें आपको 2525 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, रेलवे के अंदर अपने को पता है 25 क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए 2525 क्वेश्चनों की स्पेशल ग्रुप डी की बुक है ये। ठीक है, फिर ये कोई ये मत कहना कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकता हूँ क्या, इसके लिए ये पढ़ सकता हूँ क्या। एक बार फिर मैं आपको बोल दूँ, ये ई बुक जो है वो स्पेशल ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी और हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि आपको ये ई बुक है वो मिल जाए और ई बुक से आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप ग्रुप डी में 25 में से 25 क्वेश्चन है वो सही करके आओगे। 1 मार्च से इसी ई बुक पर आधारित अपन है वो एक टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आज जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, तो एक बार अपनी जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो उसका भी आप है वो थोड़ा सा विश्लेषण कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।